आज की इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं मानव अधिवास पाठ से ब्लूप्रिंट अनुसार प्रश्न। 1 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 2 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर का प्रश्न, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने के कारण भूकंप है। सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप होता है रेखीय प्रतिरूप। 5 से 10 साल की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं महानगर। फिर लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के। उचित संबंध जोड़िए। तो लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, शिकागो मिशिगन, मॉस्को मस्कबा, दिल्ली यमुना नदी। 3 नंबर का प्रश्न है, मानव के लिए आवास क्यों जरूरी होता है अथवा आवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? आवास मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। आवास व्यक्ति को सुरक्षा एवं निजी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आवास के कारण हम मौसम संबंधी परिवर्तनों एवं प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहते हैं। आवास हमें धूप, गर्मी, ठंड, आंधी, तूफान एवं जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आवास हमारे जीवन को एक नियम व स्थिरता प्रदान करते हैं। फिर क्राल क्या है? तो क्राल अफ्रीका की रहने वाली एक जनजाति मसाई है। मसाई लोग सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जिन घरों का निर्माण करते हैं उसे क्राल कहते हैं। प्रश्न है, क्या कारण है कि ब्रिटेन के मकानों में मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाता है? तो ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण मकानों का रुख मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाता है। फिर बख्तरा गांव किस योजना में शामिल है? तो नगरों के समान ही गांव में समस्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव में नगरीय सुविधाओं की घोषणा की, जिसे पूरा योजना कहा जाता है। इस योजना में ग्राम पंचायत व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से गांव में नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग विकास खंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के समीप बख्तरा गांव को इसी योजना के तहत गोद लिया गया है। फिर ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? तो गांव में बनाए जाने वाले अधिवास को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इसका मुख्य कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि भी यहाँ पर सार्वजनिक कार्य करते हैं। नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? यह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, जहाँ विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है, नगरीय अधिवास कहलाता है। प्रश्न है, मानव अधिवासों का आयताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बताइए। जहाँ मकान सड़क या चौरास्ते के दोनों ओर या कृषि भूमि के चारों ओर विकसित होते हैं, वे आयताकार प्रतिरूप निवास कहलाते हैं। फिर प्रश्न है, मानव अधिवासों के वृत्ताकार प्रतिरूप का रेखाचित्र बनाइए। तो किसी झील या तालाब के किनारे सघन आबादी के कारण वृत्ताकार मानव अधिवास का प्रतिरूप दिखाई देता है। इसका चित्र बना है। फिर मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक जो है, पहला जलवायु। मकानों के निर्माण व प्रकार पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, वहीं लोग मचानों पर बने झोपड़ी में रहते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान, घास के मैदानों में तंबुओं तथा टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के बने मकानों में निवास करते हैं। फिर दूसरा है संसाधन। मकानों के निर्माण में जहाँ जो संसाधन आसानी से उपलब्ध है, प्रायः उसी का उपयोग किया जाता है। पर्वतीय भागों में पत्थर का उपयोग, वनाच्छादित भागों में बांस, तख्ते व लट्ठे का उपयोग करते हैं। जापान जैसे भूकंप प्रभावित देश में लकड़ी या हल्की वस्तुओं से मकान बनाते हैं। तीसरा है धरातली उच्च आवाज़। मकानों के निर्माण में धरातली उच्च आवाज़ का ध्यान रखा जाता है। पर्वतीय ढालों में कई स्तर पर मकान बनाए जाते हैं।
निचले ढाल की दीवार अधिक ऊंची व पीछे की ऊंचाई कम होती है, जबकि मैदानी भागों में समान ऊंचाई की दीवार होती है। दलदली क्षेत्र में गहरी पक्की होती है। इसके बाद है 5 नंबर का प्रश्न, इसमें महत्वपूर्ण में पहला है नगरीकरण में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उदाहरण देकर समझाइए। पहली समस्या है पर्यावरणीय समस्या। नगरों में जन अधिक होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थाओं द्वारा मिश्रित विषैले रसायन है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा एवं नाइट्रस ऑक्साइड हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक हैं। महानगरों में स्थित कल कारखानों का जल नदी नालों द्वारा बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा। दिल्ली के पास यमुना मात्र एक नाला बनकर रह गई है। कानपुर स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी का जल उपयोगी नहीं रह गई है। फिर दूसरा है आवास की समस्या। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झोपड़ियों में निवास करता है, जहाँ पर निर्धन लोग रहते हैं। अमीरी गरीबी की बढ़ती हुई इस खाई के कारण गरीबी में आपराधिक भावना भी पनपती है, जिससे मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। फिर है रोजगार की समस्या। जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गांव से शहरों की ओर अधिक स्थानांतरण होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती जाती है। फिर है भूमि की समस्या। शहरी विकास के कारण सड़कों का चौड़ीकरण आवश्यक घटक होने के कारण आवासीय क्षेत्र में सरकार भूमि अधिग्रहण नीति को अपनाती है। अतः भूमि की कमी नगरीकरण को प्रभावित करती है। फिर है पूंजी की समस्या। नगर के विकास के कारण बढ़ी हुई जनसंख्या की वाणिज्यिक सुविधाएं भी देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बाजार, औद्योगिक केंद्र, परिवहन, व्यावसायिक परिसर जैसी व्यवस्थाओं के लिए भारी पूंजी की भी आवश्यकता होती है, जिसे जुटाना समस्या स्वरूप होती है। अगला प्रश्न है ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में तुलना कीजिए। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना। ग्रामीण अधिवास, इसके निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, वनोपज एकत्र करना आदि होता है। नगरी में नगरवासियों के व्यवसाय निर्माण, उद्योग, परिवहन साधन, व्यापार, प्रशासन आदि है। फिर दूसरा है यहाँ प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती उत्पादन होता है। यहाँ निर्मित माल का उत्पादन होता है। तीसरा, गांव में कोई प्रशासनिक इकाई नहीं होता है। नगर में कोई ना कोई प्रशासनिक इकाई होता है। चौथा, गांव की जनसंख्या कम होती है, नगरों की जनसंख्या अधिक होती है। पांचवा, गांव में परिवहन सुविधाएं कच्ची सड़क, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि होते हैं। नगरों में परिवहन सुविधाएं पक्की सड़कें, रेल मार्ग, वायु मार्ग आदि होते हैं। प्रश्न तीसरा है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप का उल्लेख कीजिए। तो भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार सघन अधिवास। इन अधिवासों में मकान आसपास व सटकर बने होते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर एकत्रित होते हैं। यह आवासीय क्षेत्र खेतों व चरागाह से दूर होते हैं। फिर है विखंडित अधिवास। ऐसे अधिवासों में केंद्र में सघन बसाहट होती है, जिसके चारों ओर पल्ली पूर्वा बिखरे हुए होते हैं। सघन आवास की तुलना में यह अधिवास अधिक स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। तीसरा है प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास कहते हैं। इन अधिवासों की इकाइयाँ छोटी छोटी व घरों का समूह छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में ऐसे अधिवास मिलते हैं जो जनजाति बहुल क्षेत्र है। उपयुक्त सभी आवासों में निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं: रेखीय, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। फिर अरी या त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियाँ किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल स्रोत के उन्मुख होती हैं। प्रश्न है चौथा, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले
कारण लिखिए। तो नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारण में पहला है जलवायु। अनुकूल व स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में निवास करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध समृद्ध नगर उपोष्ण और शीतोष्ण हिस्से में हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लॉस एंजल्स, बीजिंग आदि ऐसे ही शहर हैं। दूसरा है धरातली स्वरूप। समतल तथा उपजाऊ धरातली भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धंधे, कारखाने, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा, खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जब खनिज समाप्त हो जाता है तब नगर भी उजड़ने लगते हैं, जिन्हें प्रेत नगर कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। चौथा है जलापूर्ति के स्रोत। प्राचीन समय में नगरों का विकास जल आपूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात की जरूरतों की पूर्ति इनसे होती है। लंदन, टेम्स नदी, न्यूयॉर्क, हडसन, शिकागो, दिल्ली, यमुना आदि इसके उदाहरण हैं। फिर है परिवहन एवं यातायात। आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों में व्यावसायिक संबंध है। जैसा मानव शरीर में रक्त कोशिका का होता है, जहाँ से दो से अधिक मार्ग मिलते हैं, वहीं नगरीय अधिवास बनने लगता है। नगर के विकास में परिवहन व यातायात को मुख्य योगदान रहता है। प्रश्न है, किसी नगर का विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरता है? तो किसी नगर का विस्थान पहला है पूर्व बचपन। इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं, एक सड़कें होती हैं, सामान्य रूप से ग्रामीण परिवेश लगता है। फिर है शैशवावस्था। इस दशा में केंद्रीय भाग की तरफ व्यापारिक केंद्र बन जाता है, रहने योग्य मकान व दुकानें बन जाती हैं। तीसरा है किशोरावस्था। इसमें नगर की सड़कें, गलियाँ अधिक विकसित होने लगती है, आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है, जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। फिर है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बढ़ जाते हैं, आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकान बनने लगते हैं। फिर है अधेड़ावस्था। यह नगर के विकास वैभव की चरम अवस्था होती है। व्यापारिक केंद्र, आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं। और अंतिम है वृद्धावस्था। यह नगर विकास की अंतिम दशा है, जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। समरकंद, कुस्तुनतुनिया, मुल्तान, बुखारा आदि इसी प्रकार के नगर हैं। ये हो गया इस पाठ से। चलिए मिलते हैं अगली और अंतिम वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।